अब पश्चिमी एशिया में बवंडर लाने के फिराक में इजराइल के ऐलान से मुस्लिम देशों के बढ़ गई है लड़खड़ाहट। इजराइल संगठन बनाएगा, दुश्मनों की बैंड बजाएगा। दोस्तों, इजराइल के एक ऐलान ने पश्चिमी एशिया में भूचाल ला दिया है। दरअसल ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल ने ऐलान किया है कि वो पश्चिमी एशिया में एक नया एयर डिफेंस अलायंस बनाने जा रहा है। इस नए गठबंधन को मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस नाम दिया गया है। इस गठबंधन के नेतृत्व अमेरिका करेगा और इसमें इजराइल के अलावा यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। इजराइल के इस ऐलान के बाद मुस्लिम देशों की नींद उड़ गई है। उनके दिन का चैन छूमंतर हो गया है। खासकर ईरान की टेंशन इसे लेकर खासी बढ़ गई है। लेकिन अभी जिस चीज को लेकर इजराइल में टेंशन है वो है वहां की सियासत। तो पहले इजराइल की सियासत की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इजराइल के नए संगठन के बारे में बात करेंगे। इजराइल में फिर गिरी सरकार। 3 साल में 5वीं बार होंगे चुनाव। नफ्ताली लैपिड गठबंधन हुआ फुस। दोस्तों, इजराइल में 4 साल से कम समय में 5वीं बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर चुकी है और देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इजराइल में अक्टूबर के आखिर में चुनाव हो सकते हैं। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ एक डील के तहत विदेश मंत्री याइर लैपिड आने वाले कुछ दिनों के लिए देश की सत्ता संभालेंगे। सोमवार को नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड संसद भंग करने के लिए सहमत हो गए। कई हफ्तों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट सकता है। एक संयुक्त बयान में बेनेट और लैपिड ने अपने दलों के बीच गठबंधन को तोड़ने की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दोनों संसद भंग करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे और अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर सरकार बनाते समय बेनेट और लैपिड के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत मौजूदा विदेश मंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अगले महीने इजराइल दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को स्वागत बेनेट के बजाय लैपिड करेंगे। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि इस दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच उसी संगठन के स्वरूप को लेकर चर्चा होगी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल सियासी गणित बहुत रोचक है। बेनेट सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ एक सीट ज्यादा थी और विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता हासिल कर ले। नेतन्याहू सत्ता में आने के लिए लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो गठबंधन में शामिल सांसदों को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। इजराइल की अरब पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सरकार से नाराज चल रही है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू इस पार्टी के जरिए सत्ता दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के सियासी उठापटक से आप समझ गए होंगे कि वहां इस समय किस चीज को लेकर फोकस चल रहा है। लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इजराइल इस मुद्दे पर भी कोई चूक नहीं कर सकता है। ईरान से युद्ध की तैयारी कर रहा इजराइल नया संगठन बनाकर कर देगा पूरी तरह ध्वस्त। दोस्तों, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि वो पश्चिमी एशिया में एक नया एयर डिफेंस अलायंस बनाने जा रहा है। इस नए गठबंधन का ऐलान इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी ग्रांट ने अपने भाषण में किया। इस नए गठजोड़ का मतलब ये है कि इजराइल अपने एयर डिफेंस क्षमता का इस्तेमाल उन क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर करेगा जो सालों से उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते रहे हैं। इजराइल ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस अलायंस में खाड़ी के कौन कौन से देश शामिल होंगे। अमेरिका ने भी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये केवल कयास मात्र हैं। अभी तक इसे लेकर न तो अमेरिका और न ही इजराइल ने कोई खुलासा किया है। ग्रांट ने कहा कि इस MEAD अलायंस के जरिए पश्चिमी एशिया के देश ईरानी रॉकेट, क्रूज मिसाइल या ड्रोन से होने वाले हमले से खुद की ज्यादा सुरक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गया है और इजराइल अन्य देशों पर ईरानी हमले की कोशिशों को इसके जरिए सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। माना जा रहा है कि इस गठबंधन ने पिछले साल ईरानी ड्रोन को इजरायली F-35 लड़ाकू विमान के जरिए मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ड्रोन इजराइल के बाहर जासूसी कर रहा था। एक रक्षा सूत्र ने कहा,
अब ये स्पष्ट है कि ईरानी ड्रोन विमान को मार गिराने में 1 से ज्यादा देश शामिल थे। इजरायली रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खाड़ी देशों के दौरे पर आने वाले हैं। ग्रांट ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से इस प्रक्रिया को मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रांट ने कहा, अगर ईरान इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया तो उससे करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल ईरान अपने 2 वैज्ञानिकों की आकस्मिक मौत के लिए इजरायल को दोषी मान रहा है। उसे संदेह है कि इजरायल ने उसके 2 वैज्ञानिकों को जहर देकर मार डाला, लिहाजा उसने इसके लिए जिम्मेदार इजरायली नागरिकों को मौत की नींद सुलाने की बात कही है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का काल है इजरायल, कुछ फोर्स के अफसरों का कर रहा सफाया। दोस्तों, दरअसल ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिस पर इजरायल को आपत्ति रही है। इसलिए ईरान को संदेह है कि उसके वैज्ञानिकों को इजरायल नहीं मरवाया है। इससे पहले भी ईरान के वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत होती रही है। इन मौतों के लिए ईरान इजरायल को जिम्मेदार बताता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के वैज्ञानिक अयूब एंतजारी और कामरान आगमोलेई की अलग अलग घटनाओं में हुई मौत। कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई ये मौतें इजरायल की टारगेट किलिंग थी। दोनों वैज्ञानिकों की मौत कैसे हुई, वो क्या काम करते थे और सरकार से उनके क्या संबंध थे, इसे लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों वैज्ञानिक युवा थे और अपनी मौत से पहले एकदम स्वस्थ थे। 35 वर्षीय एंतजारी यद्स शहर में एक डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। डिनर के बाद वो बीमार हुए और 31 मई को उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया गया कि डिनर पार्टी का मेजबान गायब है और पुलिस अधिकारी उसकी तलाश कर रहे हैं। ब्रिटेन स्थित ईरान इंटरनेशनल ने पहले बताया था कि एक परिचित ने जानबूझकर इंतजारी को जहर दिया था और डिनर पार्टी का होस्ट विदेश भाग गया था। इंतजारी कथित तौर पर यज़्द में एक अनुसंधान और विकास केंद्र में कार्यरत थे। कहा जा रहा है कि वो मिसाइलों और ड्रोन बनाने का काम करते थे। उनकी मौत के बाद यज़्द की गवर्नर ने उनके परिवार को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें शहीद बताया गया। इससे यह साबित होता है कि ईरानी वैज्ञानिक देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश के हाथों मारे गए। एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें स्थानीय अधिकारियों को उनके घर पर शोक व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। यज़्द राज्य की तरफ से बाद में कहा गया कि शहीद शब्द का इस्तेमाल गलती थी। वहीं दूसरे वैज्ञानिक आगमोलोई की बात करें तो उन्हें लेकर और कम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि तबरीज शहर में बिजनेस के सिलसिले में गए थे। इसके बाद 31 वर्षीय वैज्ञानिक राजधानी तेहरान गए, जहां उन्हें मतली और दस्त की शिकायत हुई। उनके एक दोस्त ने बताया कि उसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 2 जून को उनकी मौत हो गई। आगमोलेई तेहरान के तारबियात मोड्रेस विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र थे। विश्वविद्यालय ने उनकी मौत के बाद एक बयान जारी कर कहा कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। इसके अलावा उनकी मौत को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हिब्रू मीडिया और ईरान के बाहर स्थित कुछ फारसी समाचार आउटलेट्स ने कहा कि आगमोलोई ईरान के नेटांज परमाणु सेंटर में काम करते थे। हालांकि उनके दोस्तों ने इस बात से इनकार किया है। ये कथित हत्याएं हाल के हफ्तों में ईरान में रहस्यमयी मौतों और इजरायल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई। दोस्तों, इजरायल के ऊपर केवल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को ही मारने का आरोप नहीं है, उसके ऊपर ईरान के कुछ फोर्स के अफसरों को भी निशाना बनाने का आरोप है। दरअसल कुछ दिनों पहले ईरान की बेहद खतरनाक और ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ फोर्स के एक और अफसर की मौत हो गई। इससे चंद दिन पहले ही इसी फोर्स के एक और अफसर कर्नल हसन सैयद खोरदेई की हत्या हो गई थी और तब ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुछ फोर्स ने ईरान की एक एलिट फोर्स जो मुल्क से बाहर के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। माना जा रहा है कि इन हत्याओं को देखते हुए आने वाले दिनों में ईरान और इजरायल के बीच यूं ही लुका छिपी का खेल और खून के छींटे देखने को मिल सकते हैं। इस बीच खबर है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सबसे बड़े अफसर मेजर जनरल हुसैन सलामी की कसम को इजरायल ने भी हल्के में नहीं लिया और अपने नागरिकों को तुर्की की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इजरायल के पीएम ऑफिस की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ईरान की सीमा से लगते देशों की यात्रा करते वक्त सतर्क रहें। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा, इसकी उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि इससे पहले भी कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद उसकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। दोस्तों, शत्रुओं से घिरे इजरायल ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर एक और संगठन बनाया है। इसे I2U2 नाम दिया गया है। इसमें I2 का मतलब इंडिया और इजरायल है, जबकि U2 का मतलब यूएस और यूएई है।
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने 12 से 16 जुलाई तक पश्चिमी एशिया के दौरे पर होंगे। उस दौरान I2U2 समूह की पहली वर्चुअली बैठक होगी। दोस्तों, इस संगठन से भारत को भी खासा लाभ होगा, क्योंकि इस संगठन के सेंटर पॉइंट में चीन है, लिहाजा चीन पर शिकंजा कसने के लिए ये भारत का दूसरा क्वाड होगा। जय हिंद, जय भारत।